क्या सेलेक्ट करते हैं कि आपके शहर में कौन सा बेस्ट स्कूल है जहां पे मैं अपने लड़कों को ओके। भेजूंगा तो वो अच्छी स्टडी करेगा, है ना। सेम ऐसे ही पेरेंट्स को अगर एक क्रिकेट खिलाड़ी बनाना है अपने बच्चों को, तो उनको भी ये सर्च करना पड़ेगा कि कहाँ मैं भेजूं जिससे मेरे बच्चे को सही तरीके से आपको प्रशिक्षण मिले। ठीक है, तो उसके लिए कुछ तीन चार चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली तो ये कि आप जहां रहते हैं उसके पास में एक बहुत ही अच्छी और बहुत ही एडवांस क्रिकेट एकेडमी हो। पहली चीज वो कि जहां सारी सुविधाएं उस बच्चे को मिले। दूसरी चीज उसमें ये आती है कि वहां पे जो प्रशिक्षण है, जो प्रशिक्षक है वो कम से कम बीसीसीआई का लेवल ए और लेवल बी का कोच हो, ताकि वो जो जी। बच्चे को सिखाए वो बेसिक सही तरीके से सिखाए। लेकिन अगर आप मेरे से पूछेंगे तो मैं तो यही कहूंगा कि अगर कोई रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी और बीसीसीआई का लेवल ए और लेवल बी कोच है तो वो सोने में सुहागा हो जाएगा। क्योंकि क्या होता है, क्रिकेट सिर्फ बेसिक का गेम नहीं है। क्रिकेट में बहुत सारी चीजें होती है कि आप एक जो रणजी ट्रॉफी खिलाड़ी होता है वही क्रिकेट खिलाड़ी को ये समझा सकता है कि वो रणजी ट्रॉफी खेलेगा तो वहां पे उसको किस तरीके की परेशानी झेलनी पड़ेगी। तो नॉट ओनली बेसिक्स बट वो एक्सपीरियंस भी वो शेयर करेगा उन बच्चों के साथ में जो रणजी ट्रॉफी खेलते हुए उसको मिली है। तो ये दोनों चीजें जहां उसको मिलती है वहां उनको कोचिंग लेना है। उसके बाद में उस कोचिंग कैंप में ये भी देखना है कि बहुत ज्यादा बच्चे तो नहीं है जिसके कारण उस बच्चे को, आपके बच्चे को ज्यादा अटेंशन ना मिले, है ना। ऐसी जगह भेजे जहां पे कम बच्चे हो, आपके बच्चों को अच्छी तरीके से अटेंशन मिले। तो ये तीन चार चीज देखने के बाद में आपको सेलेक्ट करना है कि आपके बच्चे को कहाँ भेजना है करने के लिए। अगर वो थोड़ी दूर है तो जैसे हम यहाँ से कोटा भेजते बच्चों को पढ़ने के लिए, आप रायपुर भेज सकते हैं। मतलब छत्तीसगढ़ की अगर मैं बात करूँ तो रायपुर में दो तीन एकेडमी अच्छी है जहां आप अपने बच्चों को भेज सकते हैं, जहां वो प्रोफेशनल क्रिकेटर बन सकते हैं। तो ये सारी चीजें सेलेक्ट करना बहुत जरूरी है कि आप अचानक किसी के पास में मत भेज दीजिए खेलने के लिए। बात ये हो जाती है कि अगर आप नॉन क्वालिफाइड कोच के पास भेज रहे हैं, वो जो सिखाता है उसके बाद जब वो हमारे पास में आते हैं क्वालिफाइड कोच के पास में, तब तक वो बच्चे में इस तरीके की टेक्निक डेवलप हो जाती है जिसको चेंज करने में काफी समय लग जाता है, जिससे जी। पेरेंट्स भी परेशान होते हैं और बच्चा भी परेशान होता है। तो ये तीन चार चीजें जो है वो पेरेंट्स और बच्चों को ध्यान रखना है कि अगर वो प्रशिक्षण ले रहे हैं तो कहाँ लें और किस तरीके से लें। जी, निश्चित रूप से बहुत ही अच्छी जानकारी दी सर आपने। जैसा कि सर ने कहा कि जो कोचिंग दे रहा है, और साथ में जरूर आप पता करें कि लेवल ए और लेवल बी कम से कम क्वालिफाइड हो, तो बहुत अच्छा रहेगा। तो निश्चित रूप से जिन पेरेंट्स ने और जिन बच्चों ने इसे सुना होगा, उनको जरूर ये मार्गदर्शन मिला होगा और अच्छी जानकारी मिली होगी कि किस तरह से वो क्रिकेट में आगे बढ़े। इसके बाद सर आगे चलते हैं। अब थोड़ा वर्तमान में जो भारतीय क्रिकेट का जो परिदृश्य है उस पर हम चर्चा कर लेते हैं कि जी अभी जैसा कि पता है कि लगभग 4 महीने से कोरोना महामारी ने चपेट में ले लिया है पूरे विश्व को, और साथ में कोई खेल भी इससे अछूता नहीं रहा है कि अ, हर खेल प्रभावित हुआ है इसमें, और क्रिकेट भी बहुत ज्यादा प्रभावित हुआ है। तो कोरोना तो अब शायद अभी ऐसा है कि जैसा हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी भी हैं, उन्होंने भी डिक्लेयर कर दिया है कि इसके साथ ही हमको चलना है, और WHO ने भी इसे कहा है कि इसी के साथ आगे बढ़ना है। तो कोरोना के साथ जब पहली बार जब क्रिकेट चालू होगी तो उस पर क्या प्रभाव होगा सर, इसके बारे में थोड़ा आप जानकारी देंगे। देखिए, मतलब कोरोना का क्रिकेट के ऊपर बहुत दुष्प्रभाव ही बोल सकते हैं अपन पड़ा है। क्योंकि पिछले 4 महीने से क्रिकेट तो हुआ नहीं है और अभी मुझे तो लगता है कि और 3-4 महीना क्रिकेट शायद ही हो पाएगा। और क्रिकेट जब भी होगा तो वो बहुत ही अलग प्रारूप में खेला जाएगा। अभी इंग्लैंड में चालू होने वाला उससे कुछ समझ में आएगा कि जी। क्रिकेट में किस तरीके से उसको खेला जाना है और उसमें बहुत सारी सावधानियां होगी। अभी आपने देखा होगा कि आईसीसी ने सलाइवा पे बैन लगा दिया है। तो सलाइवा पे अगर जी। आपने जी। बैन लगा दिया है और सिर्फ पसीने को अलाउ किया है बॉल को पॉलिश करने के लिए, तो मैं आपको बता दूं कि सलाइवा जो होता है उसमें नमक कम होता है। मतलब आप पसीना लगाएंगे तो नमक होने के कारण बॉल क्या वेट हो जाता है तो उसमें साइन नहीं आता।
लेकिन अगर आप पसीना लगा जी रहे हैं तो उसमें बॉल की साइनिंग बनी रहती है। तो जिसके कारण बॉल क्या होता है, जैसे अभी इंटरनेशनल क्रिकेट और राष्ट्रीय स्तर के क्रिकेट में 80 ओवर के बाद में नई बॉल ली जाती है। तो 80 जी ओवर तक बॉल को चलाना, तो अभी क्या करते हैं खिलाड़ी, बॉल को सलाइवा से वो साइनिंग करते हैं, जिससे बॉल 50 ओवर के बाद भी रिवर्स स्विंग होता है, तो उसका उनको बेनिफिट मिलता है। लेकिन अभी अगर मान लो ये बैन हो जाएगा, सलाइवा बैन होने से क्या होगा कि बॉल रिवर्स होना बंद हो जाएगा। तो अगर रिवर्स बंद हो जाएगा तो ये टोटली बैट्समैन फ्रेंडली गेम हो जाएगा, क्योंकि बॉल अगर भारी जी हो जी गया या नरम हो गया तो उसमें तो वो, या तो वो ना मीडियम पेसर के लिए कोई काम का रहेगा ना स्पिनर्स के लिए कोई काम का रहेगा। तो वो जी जी मतलब एक बैट्समैन फ्रेंडली, अभी भी ज्यादातर बैट्समैन फ्रेंडली गेम में और ज्यादा हो जाएगा, जी बॉलर का जी कोई काम ही नहीं रहेगा। तो ये मैंने मुझे लगता है कि प्रैक्टिकली चालू होने के बाद में आईसीसी में और कुछ सुधार हो सकते हैं। जैसे तेंदुलकर ने बीच में कहा था कि ओवर की संख्या कम कर देते हैं, 80 की कम जगह की जाए। 50 जी ओवर के बाद नया बॉल लेंगे। हाँ, या ये भी हो सकता है कि जैसे अभी वनडे में दोनों एंड से नई बॉल चलती है, उसी तरीके से दोनों एंड से नई बॉल टेस्ट क्रिकेट में भी चले, है ना, जिससे बॉल जी काफी समय तक नहीं रहे। मतलब कुछ संशोधन आएंगे। मैंने बीच में ये भी सुना था कि बॉल की साइनिंग, अभी नॉर्मल लेदर की बॉल बनाते हैं जिसमें साइन नहीं रहती है, आप जितनी साइन करोगे उतनी जी साइन आते जाती है। लेकिन अभी कुछ साइनिंग वाली बॉल उन्होंने बनाने का एक ऐसा आइडिया आया है कि बॉल में साइनिंग वाली बॉल्स बनाए, जिससे वो ज्यादा समय तक बॉल में साइन रहे, स्विंग हो, ताकि जो जी जी ये कमी है उसको पूरा किया जा सके। ये 3-4 पॉइंट थे, ये आगे देखेंगे फ्यूचर में कि क्या हो सकता है। एक चीज और बताना चाहूंगा कि जैसे अगर मान लो ये साल क्रिकेट अगर नहीं होता है तो क्रिकेट में बच्चों को काफी नुकसान हो सकता है, क्योंकि जो बच्चे मतलब करियर के हिसाब से क्रिकेट खेल रहे हैं उनका एक साल भी अगर जाता है क्रिकेट में तो ये काफी नुकसानदायक हो सकता है। हो सकता है बीसीसीआई इसके बारे में सोचे और थोड़ा सा लेट कर दे सेशन को। जैसे एक साल का अगर मौका दे सितंबर एक्स्ट्रा। से जी चालू होता है, हाँ मतलब वो जनवरी में चालू करे और वो सेशन को मतलब जो ईयर वाला, जी नहीं तो क्या होगा एक पूरा साल एक बच्चे के लिए पूरा नुकसान हो सकता है। उसके बारे में भी बीसीसीआई को विचार करना पड़ेगा। तो दुष्प्रभाव तो है, चालू तो करना पड़ेगा, लेकिन मैं यही कहूंगा कि थोड़ा सा सेफ्टी सिक्योरिटी और बच के जितना भी हो सकता है उसी तरीके से क्रिकेट चालू होगा। सर, एक सवाल और मन में आ रहा है। आप क्रिकेट खेले हैं, मैदान में खेले हैं, दर्शकों के बीच में खेले हैं, तो जी जैसे अभी क्रिकेट अब चालू होने वाला है और अभी अस्थायी तौर पर यही बात सामने आ रही है कि खाली मैदान में क्रिकेट होगा, दर्शकों को अनुमति नहीं मिलेगी, लोग टीवी पे देखेंगे। तो क्या अंतर आएगा सर? क्योंकि एक खिलाड़ी यूज्ड हो जाता है कि दर्शकों के बीच में खेलने का, और उनसे बहुत उत्साह भी मिलता है, बहुत सारी निगेटिविटी भी मिलती है, और कई बार निगेटिविटी में भी खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करता है, दिखाने के लिए कि भाई मैं, मेरी आप आलोचना कर रहे हैं पर मैं उससे अच्छा क्रिकेटर हूं करके। तो इस पर आपकी क्या राय है कि जब बिना दर्शकों के जब क्रिकेट होगा तो? देखिए ये मतलब थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड तो है, क्योंकि अगर जैसे आप इंटरनेशनल क्रिकेट की अगर बात करें, लेकिन हम अगर हम फर्स्ट क्लास क्रिकेटर की बात करें, प्रथम श्रेणी क्रिकेटर जो खेलते हैं उसमें तो लगभग ज्यादातर मैचेस में दर्शक कम ही रहते हैं, तो यूज टू होते हैं हम लोग तो खेलने के लिए। लेकिन जो इंटरनेशनल क्रिकेटर की अगर मैं बात करूं तो उनके लिए थोड़ा रहेगा, डिसअपॉइंटमेंट रहेगी, क्योंकि दर्शक के कारण से एक जोश रहता है खेलने के लिए, कि अगर आप अपने देश में खेल रहे हो, आपके दर्शक आपके लिए चीयर अप कर रहे हैं, तो एक जोश रहता है, वो एक मतलब एक भावना आती है बताने के लिए, और एक जो देशभक्ति की भावना आती है, वो जी सारी भावना अगर दर्शक नहीं रहेंगे तो वो थोड़ी सी उसमें भी फर्क पड़ेगा। और बिना दर्शक के क्रिकेट खेलने का मतलब ये हुआ कि हम मतलब फॉर्मेलिटीज कर रहे हैं कि मैच कराना है तो मैच कराएंगे, हो जाएगी। लेकिन मैं ये बोलता हूँ कि डिस्टेंस, जैसे अपन सोशल डिस्टेंसिंग की बात कर रहे हैं, तो जी जी ग्राउंड में भी सोशल डिस्टेंसिंग के हिसाब से दर्शक को प्रवेश दिया जाए। भले मतलब अगर 10,000 की क्षमता है तो सिर्फ 2,000 लोग बैठ के देखें, या कुछ इस तरीके का उसमें सॉल्यूशन निकाले जिसमें नुकसान भी ना हो, और कुछ दर्शक आए तो कम से कम जो खेलने वाले को वो एक मोटिवेशन मिले। ये दोनों तरीके की एक सॉल्यूशन निकाल के फिर
क्रिकेट को स्टार्ट करना चाहिए, मेरा ऐसा मानना है उसमें। जी, निश्चित रूप से जो आपने दर्शकों वाली बात बताई, ऑस्ट्रेलिया ने अपने जो भी खेल हैं जो ऑस्ट्रेलिया में जो आयोजित होते हैं, उस पर एक नियम बनाया कि 25% दर्शकों को वो उन्होंने अनुमति दी है, उसका 25% वो मैदान में आ सकते हैं, ऐसा उन्होंने बनाया। तो निश्चित रूप से बिल्कुल शायद ऐसा ही कुछ यहाँ भी नियम या अस्थायी तौर पर ऐसा कुछ बनेगा, जिससे थोड़े बहुत दर्शक मैदान में जी, जरूर मौजूद रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, आगे कुछ बढ़ते तो हैं सर, आएंगे और ही। जी, आगे बढ़ते हैं सर। और जो आज का सबसे जी एक और मुख्य सवाल है, जैसा बच्चों के बारे में मैंने सवाल किया, उसको आपने कहा कि सबसे अच्छा सवाल यही था। एक दूसरा और सबसे मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक सबसे बड़ा सवाल है, छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का क्या भविष्य है सर? देखिए, ये छत्तीसगढ़ में एक क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है, मतलब ब्राइट फ्यूचर है। जी क्योंकि मैं अपनी बात बता रहा हूँ कि मैं 5 साल क्रिकेट खेला और हमको इतनी मेहनत लगती थी यहाँ से सिर्फ छत्तीसगढ़ में सिलेक्शन कराने के लिए। यहाँ से हमको इंदौर जाना पड़ता था, और कहीं ना कहीं छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को इंदौर में उतना मतलब प्रेफरेंस नहीं मिलता था। नहीं हमको मिलता था जी। हर साल हमको हर साल एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस करके टीम में जाना पड़ता था। तो हमारी आधी एनर्जी वहां टीम में जाने के लिए ही खर्च हो जाती थी। और छत्तीसगढ़ में इतनी अच्छी संभावना है कि आप डिस्ट्रिक्ट मैच में थोड़ा सा अच्छा परफॉर्म कर दो तो आप टीम में आ जाओगे, छत्तीसगढ़ की टीम में आ जाएंगे। तो अभी अगर कोई खिलाड़ी बहुत अच्छे से मेहनत करे और सही प्रशिक्षण ले और डिवोशन करके अगर वो क्रिकेट खेलता है, तो दोनों चीजें उसके लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। उसका कैरियर भी बहुत अच्छा हो जाएगा, एज ए फाइनेंशियल बहुत अच्छी पोजीशन में भी वो आ जाएगा। क्योंकि आजकल आप देखेंगे कि छत्तीसगढ़ में मतलब छत्तीस रणजी ट्रॉफी में जो फीस है वो बहुत अच्छी हो गई है। अगर कोई खिलाड़ी 10-12 साल अगर रणजी ट्रॉफी खेलता है तो वो अपने फाइनेंशियल कंडीशन को बहुत अच्छी कर सकता है, सिर्फ इसीलिए कि रणजी ट्रॉफी जी में भी अब बहुत अच्छे फाइनेंस हो गई है। वही नहीं बोलता हूं मैं कि अगर आप 14 से क्रिकेट खेलना चालू कर रहे हैं तो अंडर 14 में भी एक बहुत ही स्मार्ट अमाउंट मिलता है बच्चों को, अंडर 16 में स्मार्ट जी अमाउंट जी मिलता है, 19 में, 23 में, सभी में। मतलब अगर आप अपने मतलब पेरेंट्स के ऊपर ज्यादा बर्डन नहीं डालना चाहते हैं क्रिकेट खेलने के साथ साथ, क्योंकि क्रिकेट एक एक्सपेंसिव गेम है, तो उसमें एक्सपेंस जी अगर आप वाकई ईमानदारी से मेहनत करते हो और अच्छे तरीके से क्रिकेट खेलोगे और छत्तीसगढ़ की 14 टीम से आप 16, 19, 23 और रणजी ट्रॉफी में ऐसे आते हैं, तो आपको कहीं पे भी फाइनेंस की तकलीफ नहीं होगी, कहीं पे भी आपको ये तकलीफ नहीं होगी, और आपके पेरेंट्स को भी आप एक सेटिस्फाइड कर पाएंगे कि नहीं वो छत्तीसगढ़ से खेल रहा है। तो यहाँ पे एक संभावनाएं बहुत अच्छी है। अब बस अगर जैसे मैं बताऊं, चाहे कितना भी इजी तरीके से क्रिकेट सिलेक्शन हो जाए, लेकिन मेहनत और ईमानदारी अगर क्रिकेट में जैसे हमारे समय में थी वो भी अभी भी वही चीज चाहिए, तभी आप छत्तीसगढ़ के लिए क्रिकेट खेल सकते हैं। कई लोगों ने ऐसा सोचा था कि छत्तीसगढ़ बन गया तो अब मैं आराम से रणजी ट्रॉफी खेल लूंगा, ऐसा नहीं है। कहीं पे भी आप जी जी जाओगे आपको सिलेक्शन करने के लिए वही मेहनत करनी पड़ेगी जो बड़ी टीम में हो या छोटी टीम में। आपको उतनी परफॉर्म करना पड़ेगा जो आपने वहां छत्तीसगढ़ एमपी के लिए करते थे, छत्तीसगढ़ में भी आपको परफॉर्म करना पड़ेगा तभी आप छत्तीसगढ़ से खेलोगे। तो संभावना इजी है, लेकिन मेहनत अभी भी उतनी ज करनी है मेहनत जितनी पहले करनी पड़ती थी, और हमेशा उतनी ज करनी पड़ेगी और उतनी ईमानदारी से करनी पड़ेगी, तभी आप खेल सकते हो उसमें। जी निश्चित रूप से आप किसी भी लेवल में, किसी भी ओहदे में आप जब ऊपर की ओर अगर जाना चाहते हैं, तो आपको एक समर्पण और एक मेहनत बिल्कुल लगेगी, तभी आप उस पोजीशन में पहुंच पाएंगे निश्चित रूप से। जी और जी जी। सर, एक इसी संदर्भ में एक और सवाल है कि जैसे आपने बताया कि छत्तीसगढ़ में क्रिकेट का भविष्य बहुत उज्जवल है। सर, क्या ऐसा दिन भी कब आएगा जब छत्तीसगढ़ से कोई क्रिकेटर अंतर्राष्ट्रीय भारत की टीम से खेलेगा, टॉप 11 में खेलेगा? तो इस बारे में जरूर कुछ अपनी राय देंगे सर। ये बिल्कुल खेलेगा, क्योंकि अभी तो देखिए हमको ना 2 से 3 साल हुआ है छत्तीसगढ़ से खेलते हुए, मतलब यार तीसरा ये साल था, 3 साल हुए हैं। और अगर मैं विदर्भ की बात करूं तो विदर्भ करीबन मतलब 30 साल से मतलब वो खेल रहा था फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, रणजी ट्रॉफी में खेल रहा था। और अभी 2 साल से वो चैंपियन हो रहा है, और कुछ लड़के उसके, यादव है, उमेश यादव है, एक दो लड़के जो भारतीय टीम में आए हैं। जी तो जी ये निश्चित रूप से। एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। और अभी बहुत हमको बहुत सारे कदम को पार करना है। हमारे पास में अभी एक ऑफिशियल एकेडमी होनी चाहिए छत्तीसगढ़ की,
और हर डिस्ट्रिक्ट में मैं ऐसा मेरा ऐसा मानना है कि एक ऑफिशियल एकेडमी होनी चाहिए। हमारे पास में सर्टिफाइड कोचेस बहुत सारे होने चाहिए, सर्टिफाइड ट्रेनर बहुत सारे होने चाहिए, सर्टिफाइड फिजियोथेरेपिस्ट बहुत सारे होने चाहिए। हर जी डिस्ट्रिक्ट में ये सारी सुविधाएं होनी चाहिए। तो उससे क्या होगा कि जब भी कोई बच्चा डिस्ट्रिक्ट लेवल से पूरे तैयार होके आएगा, तब अभी हम लोग जब कोचिंग करते हैं स्टेट टीम की, तो अभी भी हमको बच्चों को एबीसीडी सिखाना पड़ता है, क्योंकि वो कुछ ऐसे डिस्ट्रिक्ट से आते हैं जहाँ पे क्रिकेट कोचिंग बिल्कुल नील है, जीरो है, तो उनको हमको जी फिर जी से सिखाना पड़ता है क्रिकेट। तो ये अभी हम लोग इस ऐसे स्टेज में हैं जहां हम ग्रोइंग कर रहे हैं, हमको बहुत सारी जी मतलब फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना है। और जी जी जैसे जैसे हम खेलते जाएंगे, मैं ये निश्चित तौर पे ये बोल सकता हूँ कि आने वाले 5 6 6 साल में हमारे छत्तीसगढ़ से कोई ना कोई खिलाड़ी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट जरूर खेलेगा, क्योंकि हमारे बच्चों में संभावना बहुत अच्छी है। बस सुविधाओं की जो अभी कमियां हैं, उसको हम धीरे धीरे पूरा कर रहे हैं। जिस तरीके से हमारे को संसाधन मिलते जा रहे हैं, हम उस तरीके से उसको जी इम्प्रूव जी कर रहे हैं। और आने वाले समय में जब फुल फ्लैश्ड एकेडमी होगी, या जितने भी संसाधन हमको एक अच्छे खिलाड़ी बनाने के लिए हमको चाहिए, अगर वो सारे के सारे अगर मिल जाएंगे, तो निश्चित तौर पे अच्छे खिलाड़ी निकलेंगे। और अभी देखिए कि हमारे पिछले 2 3 साल से दिलीप ट्रॉफी में 2 3 खिलाड़ी खेले हैं। आशुतोष सिंह खेला हाँ है, उसके बाद अमनदीप खरे खेला है, उसके बाद फिर अमनदीप जी जी हरप्रीत सिंह ने इस साल अच्छा खेला, तो हरप्रीत सिंह भी दिलीप ट्रॉफी में खेला। तो ये खिलाड़ी हैं जो आगे जा सकते हैं, और भी बहुत सारे खिलाड़ी हैं जो आगे आएंगे। तो क्या होगा, जी जी जैसे अगर आप राष्ट्रीय स्तर पे अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, कोई ना कोई एक दिलीप ट्रॉफी में अच्छा करेगा। अगर कोई दिलीप ट्रॉफी में अच्छा कर दिया, हो सकता है वो इंडिया ए बी में आ जाए और कभी इंडिया टीम में जी सेलेक्ट हो जाए। तो ये मतलब बिल्कुल चांस को कैप्चर करने की बात है। और जिस तरीके से अपन खेल रहे हैं, और जैसे एक्सपीरियंस आते जाएगा, जैसे जैसे और जी जी मैच्योर्ड होते जाएंगे, धीरे वो लेवल भी हम अचीव कर सकते हैं। तो अभी क्या होता है हमारे पास में छत्तीसगढ़ में, मैं ये बोल सकता हूँ कि टैलेंट बहुत अच्छा है, लेकिन टेम्परामेंट की थोड़ी कमी है। टेम्परामेंट जी इसलिए कमी मैं ये बोलता हूँ क्योंकि हमको अभी 2 3 साल हुआ है क्रिकेट खेलते हुए, और टेम्परामेंट तो ये एक्सपीरियंस है, जी खेलते जी खेलते ही निश्चित रूप से आएगा। और 2 3 साल बाद आप देखना, और अच्छा बिल्कुल परफॉर्मेंस होगा, और हम और अच्छा मतलब प्रगति करेंगे इस क्षेत्र में। निश्चित रूप से सर वो समय का इंतजार होगा कि जब छत्तीसगढ़ का कोई क्रिकेटर टीम इंडिया की जब जर्सी पहनेगा, क्योंकि निश्चित रूप से वो एक क्रांति होगी। क्योंकि एक भी अगर क्रिकेटर छत्तीसगढ़ से हो जाता है तो फिर बाकी फिर 1 से फिर 10 होने में समय नहीं लगेगा, फिर छत्तीसगढ़ से लगातार हाँ क्रिकेटर निकलेंगे, क्योंकि उन्हीं को जी देखकर जी बिल्कुल। जल्दी ही सीखेंगे बच्चे और उनकी जैसा बनने की कोशिश करेंगे। अ, है। ये जरूर होगा। सर एक और छत्तीसगढ़ का एक और क्वेश्चन है जो मेरा आखिरी क्वेश्चन होगा शायद इस कार्यक्रम का। उससे पहले दर्शकों से एक बात कहना चाहूंगा। अगर दर्शकों के मन में कोई सवाल है, अगर कुछ पूछना चाहता है तो कमेंट बॉक्स में डालें। मैं जरूर सर तक वो क्वेश्चन पहुंचाऊंगा और सर से उसका आंसर लूंगा। तो उस बीच में मैं अभी कर रहा हूँ, अभी अगर आप चाहें तो अपना क्वेश्चन जरूर टाइप करके कमेंट बॉक्स में डालें। सर एक आखिरी सवाल है इस कार्यक्रम का कि लगभग 2008 और 9 में हमारा जो छत्तीसगढ़ का शहीद वीर नारायण सिंह क्रिकेट स्टेडियम परसदा में जो बना था, और आज लगभग 12 साल हो चुके हैं। कुछ आईपीएल मैचेस हुए हैं, कुछ चैंपियंस लीग के मैच हुए हैं, पर इंटरनेशनल मैचेस का इंतजार है उस स्टेडियम को, क्योंकि इंडिया का आज के समय में तीसरा सबसे बड़ा स्टेडियम है। अगर मोटेरा स्टेडियम जिसका भी ट्रंप ने इनॉग्रेशन किया था उसको गिन लिया जाए तो वो पहले नंबर में आएगा। दूसरे नंबर में ईडन गार्डन कलकत्ता का, और कैपेसिटी के हिसाब से तीसरे नंबर का स्टेडियम हमारा छत्तीसगढ़ में है। और इस स्टेडियम को जो विदेश से भी जो प्लेयर्स आए थे चैंपियंस लीग के दौरान और आईपीएल के दौरान, और जो कोचेस आए थे, उन्होंने बहुत तारीफ की है हर चीज की, इंफ्रास्ट्रक्चर की, स्टेडियम की सुविधाओं की, स्टेडियम की बड़ी बाउंड्री है सबकी। तो कब ये इंटरनेशनल मैच हमको देखने मिलेगा हमारे रायपुर के क्रिकेट स्टेडियम में सर? देखिए, मैं खुशखबरी देना चाहता हूँ। जैसे मुझे छत्तीसगढ़ के ऑफिशियल्स ने बताया है, उसके हिसाब से मतलब अभी अगर कोरोना का ये महामारी नहीं होती, तो बीसीसीआई की ऑफिशियल टीम आने वाली थी, जो जी अंतर्राष्ट्रीय शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम का मुआयना करने के बाद, उसके बाद वो लोग सर्टिफाई करने वाले थे कि इसको भी हम अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मतलब शामिल करेंगे उस लिस्ट में, जिसके बाद फिर इस स्टेडियम को भी इंटरनेशनल मैच मिलना चालू हो जाएगा। वो प्रोसेस लगभग पूरा हो गया था, लेकिन इस बीच में ये ऐसा हुआ कि
ये मतलब नहीं आ पाए, जो टीम आने वाली थी वो नहीं आ पाई। लेकिन जितनी भी जल्दी हो सके वो टीम आएगी, और टीम के मुआयने के बाद में हमको पूरा विश्वास है, क्योंकि हमारे पास में जितना जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय मापदंडों को पूरा करता है, जी पूरी तरीके से 100% पूरा करता है। तो वो बस वो टीम आने के बाद वो एक फॉर्मेलिटी है जिसको वो पूरा करना है। तो बीसीसीआई के एक नॉर्म्स है, उसमें वो लोग जो टीम को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर वो लोग अलाउ करते हैं, उसको लिए वो लोग पहले टीम भेजते हैं। वो टीम वो सारी चीजों को, जो उसकी चेकलिस्ट है, उस चेकलिस्ट को पूरा देखती है, और उसके बाद फिर वो लोग अप्रूवल देते हैं कि हाँ जी ये स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय मैच के लायक है। तो देखिए इसके पहले जितने भी मैच हुआ उसमें सारे लोगों ने उसकी तारीफ की है, मतलब वो जी जी, सर्टिफाइड तो निश्चित हो रूप से। चुका है। लेकिन ऑफिशियली वो जो होने वाला था, जिसकी ये कोरोना के कारण वो रुक गया है, तो मुझे लगता है बहुत जल्दी वो हो जाएगा। और आने वाले समय में मतलब हो सकता है अगले साल ही आपको, या अगले 2 साल में आपको अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में मतलब इंटरनेशनल मैच देखने को मिल जाए। जी निश्चित रूप से। हमारे मित्र हैं जीजो मैथ्यू जी, वो एक क्वेश्चन कर रहे हैं, पर क्या जीजो एक बात कहना चाहता हूँ। जो आप क्वेश्चन लिखे हैं, एक्चुअली क्या है सर, जो शर्ट पहने हैं वो व्हाइट कलर की है, और जो टेक्स्ट इसमें लिखा हुआ आ रहा है वो भी व्हाइट कलर का है। तो उसमें वो टेक्स्ट नजर नहीं आ रहा है। मैं बहुत ज्यादा रीड करने की कोशिश कर रहा हूँ, एक दो बार मेरा चेहरा झुका भी होगा उसको रीड करने के लिए, क्योंकि वो टेक्स्ट भी व्हाइट कलर का, और सर ने जो शर्ट पहनी है व्हाइट कलर की, और उसी बैकग्राउंड में ही वो क्वेश्चन है, तो वो नजर नहीं आ रहा है। एक मनोज कुमार साहू का एक क्वेश्चन दिख रहा है, मैं पढ़ने की कोशिश कर रहा हूँ। सर थोड़ा सा अगर आप 1 सेकंड के लिए किनारे हो जाएंगे, थोड़ा सा साइड हो जाएंगे ना सर, तो वो क्वेश्चन रीड हो जाएगा, क्योंकि उस बैकग्राउंड में मेरे को क्वेश्चन नजर नहीं आ रहा है। जी जी, मनोज कुमार साहू का क्वेश्चन मैंने रीड किया है सर। उनका प्रश्न ये है कि छत्तीसगढ़ की टीम जो रणजी मैचेस खेलती है, वो फर्स्ट राउंड में तो बहुत अच्छा कर रही है, पर सेकंड राउंड में वो जाते ही थोड़ा सा परफॉर्मेंस पहले राउंड के कंपैरिजन में कम हो जाता है। तो उस बारे में आप अपना देखिए परफॉर्मेंस जो होता है वो फर्स्ट राउंड सेकंड राउंड नहीं होता, वो तो मैचेस होते हैं। अभी जो फर्स्ट राउंड की बात कर रहे हैं मनोज कुमार साहू जी, उसमें मैं तो यही बोलना चाहूंगा कि टीम की जो क्वालिटी रहती है उसके हिसाब से परफॉर्मेंस होता है। कि अगर मान लो पहले में हमारे बराबर की कोई टीम आ गई तो हमने उसके साथ अच्छा परफॉर्म कर दिया, फिर सेकेंड राउंड में अब अच्छी टीम मिल गई, मान लो बंगाल की टीम आ गई या फिर बड़ौदा की टीम आ गई, या जो अच्छी टीम थी, मतलब इसमें भी एक क्वालिटी होती है ना, कि जिसमें ज्यादा इंटरनेशनल मैच प्लेयर खेलते तो उसकी क्वालिटी अच्छी रहती है उस टीम की। तो ऐसी टीम आ जाने से हमारा परफॉर्मेंस थोड़ा सा डिटेरियोरेट हो जाता है, या फिर कुछ ऐसे सरकमस्टांसेस हो जाते हैं कि मान लो जैसे शहीद वीरनारायण सिंह स्टेडियम की अगर अपन बात करें, तो उसमें फर्स्ट हाफ में गेंद काफी स्विंग करती है, तो जो टॉस जी जीतता है उसको बेनिफिट मिलता है। तो उसमें भी जी जी सबको मालूम है कि वहां पे गेंद स्विंग होती है, तो जो टॉस जीतेगा बैटिंग करेगा फील्डिंग करेगा, तो उसको बेनिफिट मिल जाता है। तो वो टॉस के ऊपर भी रहता है। तो अगर मान लो पहले राउंड में हमने टॉस जीता, हमने फील्डिंग किया, हमने सामने वाली टीम को हरा दिया, लेकिन सेकेंड राउंड में फिर हम टॉस हार गए, तो हमारी टीम ऑल आउट हो गई जल्दी से। तो ये परफॉर्मेंस तो मतलब इसको हम ये नहीं बोल सकते कि परफॉर्मेंस खराब हुआ, इसको तो हम ये बोल सकते हैं कि ये एक लक था कि हम टॉस हार गए, तो बॉल स्विंग बिल्कुल। अच्छा होता है तो हम आउट हो गए। तो परफॉर्मेंस तो अच्छा रहता है, लेकिन सिचुएशंस ऐसी होती है जिसके कारण से कभी कभी हमारा परफॉर्मेंस डाउन हो जाता है, लेकिन वो जानबूझ के नहीं होता, वो एक सिचुएशन के कारण से होता है। निश्चित रूप से जब कंडीशंस बॉलिंग की फेवर में है और उस समय अगर कोई टीम टॉस हार जाती है, तो निश्चित रूप से उसका नुकसान उठाना पड़ता है, क्योंकि पहली इनिंग में अगर परफॉर्मेंस कम हो जाता है और टीम जल्दी ऑल आउट हो जाती है, तो फिर उबर कराना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, दोबारा उबर कराना। बिल्कुल तो बिल्कुल। ये मनोज कुमार साहू जी का क्वेश्चन का जवाब था। जीजो मैथ्यू को एक बार मैं फिर से कहूंगा, फिर से एक बार वो क्वेश्चन को कॉपी करें और फिर से कमेंट करें, क्योंकि वो क्वेश्चन उनका, 1 मिनट में पढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। जीजो का क्वेश्चन है सर कि इंडिया में लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर अन्य देशों के
जी क्या बोले? इंडिया में लेफ्ट आर्म पेस? इंडिया में लेफ्ट हैंडर जो पेसर होते हैं वो दूसरे कंट्री के कंपैरिजन में कम निकलते हैं, तो उसकी वजह क्या है? देखिए ऐसा कुछ भी नहीं है, मतलब जो गेंदबाज, चाहे लेफ्ट हैंड हो या राइट हैंड हो, जो अच्छा परफॉर्म करेगा वो खेलेगा। अभी जैसे हमने अपने ही कार्यक्रम में बात किया था, आप ही ने बताया था कि एक समय में 3-3 लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर आ गए थे, कि उसमें जी हम जी मैं उसका उसमें आरपी सिंह का भी नाम जोड़ सकता हूँ, कि 4-4 लेफ्ट आर्म जी, मीडियम पेसर एक साथ आ गए शायद थे। मिस हो गया था मेरे से तो जी। उस समय तो चारों, मतलब कभी कभी ऐसा होता था कि दोनों तीनों एंड से लेफ्ट आर्म मीडियम पेस बॉलिंग कर रहे हैं। तो ये मतलब जब जो उभर के सामने आ जाता है, चाहे वो लेफ्ट आर्म हो या राइट आर्म हो, वो जो अच्छा करेगा वो परफॉर्मेंस का मतलब वो टीम में रहेगा। उस समय चारों लेफ्ट आर्म मीडियम जी पेस ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म किया, तो चारों इंडिया टीम से खेले। और अभी कोई इस तरीके का बॉलर नहीं है, एक ही था जो खलील के रूप में अपन देख रहे हैं अभी, और दूसरा जी जी अभी कोई दिख नहीं रहा है। तो जैसे जैसे जो ग्रो करेगा, डेवलप करेगा, उसके हिसाब से वो आगे आएगा। तो एक समय में 4 गेंदबाज आए, अभी कोई नहीं है, तो अभी कोई अगर कोई आएगा और वो उसको परफॉर्म करना जी। पड़ेगा, उसके बाद भी ऊपर आएगा। तो इसमें अब ये नहीं बोल सकते कि कोई लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर दूसरे देश में है, हमारे यहाँ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। अभी आप देखेंगे कि हर जरूरी नहीं ऑस्ट्रेलिया में अभी कोई लेफ्ट आर्म मीडियम पेस नहीं है, मतलब अगर जॉनसन की बात करें तो उसके बाद में अभी कोई लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नहीं है। आप अगर इंग्लैंड में देखेंगे तो अभी कोई लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर नहीं है। एक समय में 2-3 लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर था। तो ये मतलब जी कोइंसिडेंस है कि कभी कभी 2-3 एक साथ आ जाएंगे, कभी कभी एक भी और कभी नहीं आएगा, कभी एक भी कोई नहीं मतलब आएगा। नहीं हो पाते टीम तो में। जिस तरीके से मतलब अवेलेबिलिटी रहेगी उसके हिसाब से सिलेक्शन होता है लेफ्ट आर्म मीडियम पेसर का। जी जी। निश्चित रूप से सर, बहुत अच्छी जानकारी मिली आपसे। अब मैं कार्यक्रम को अब मैं चाहूंगा कि अब यहीं समाप्त करेंगे, क्योंकि एक और इशू आ रहा है, शायद मेरे मोबाइल की बैटरी हो सकता है, और वैसे भी 1 घंटा हो चुका है लगभग हमारे कार्यक्रम का। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि सर बहुत अच्छा सेशन रहा, और दर्शकों का भी बहुत अच्छा रिस्पांस मिला है लगातार। और कुछ क्वेश्चंस दर्शकों के और भी रह गए हैं जिसका जवाब शायद अ, हम नहीं दे पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से मैं चाहूंगा कि दर्शक जो जिनका क्वेश्चंस रह गए, अगली बार मैं इसका जवाब देने की कोशिश करूंगा, जो हमारे एक्सपर्ट होंगे उस दौरान। तो मैं सभी दर्शकों की तरफ से और मैं अपनी तरफ से और इस कार्यक्रम की तरफ से सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद कहना चाहूंगा कि बहुत अच्छी जानकारी आपने उपलब्ध कराई है। और निश्चित रूप से ये जानकारी का फायदा बहुत होगा जो जिन्होंने कार्यक्रम को देखा है, और जो बच्चे क्रिकेट पर रुचि रखते हैं और जो आगे बढ़ना चाहते हैं, और जो पेरेंट्स भी अपने बच्चे को क्रिकेटर बनता देखना चाहते हैं सर। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार और गुड नाइट। थैंक यू। जी अब मैं कार्यक्रम के समापन की घोषणा करता हूं, और फिर से सभी दर्शकों को कहूंगा कि आपने जो रिस्पांस दिया, कमेंट्स दिए, हो सकता है किसी की कमेंट्स का मैं आंसर नहीं कर पाया हूंगा, तो अगले कार्यक्रम में मैं निश्चित रूप से उसका आंसर लेकर उपस्थित होऊंगा। और लोगों ने सभी ने दिया है, इसी तरह का प्यार वो लगातार इस कार्यक्रम को देते रहें। और इसी के साथ मैं इस कार्यक्रम को समाप्त करने जा रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी दर्शकों को मेरी तरफ से और सर की तरफ से गुड नाइट।